Welcome to Hangul IAS, and now we are going to start with the solution of prelims 2025, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि मैंने जब पेपर सॉल्व किया तो मेरी क्या अप्रोच थी। आई एम स्कोरिंग 93 प्लस एट लीस्ट, सो आई एम वेरी श्योर दैट आई एम गोइंग टू क्लियर दिस, एंड दिस वुड बी माई फोर्थ मेन्स, है ना। आई हैव क्लियर्ड इट इन 2021, 22 एंड 24, एंड देन दिस इज़ 25, सो दिस वुड बी फोर्थ मेन्स। तो शुरू करते हैं। सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन, तो ये गांधी जी ने कब ये फेमस स्टेटमेंट दिया था, है ना। सो व्हेन आई वाज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि ये चार ऑप्शन है। तो अब चंपारण सत्याग्रह बहुत पहले हुआ था, 1917-18, मतलब इस टाइम पीरियड में, और ये 1942 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है। अब बी और सी में से एक आंसर होना था। सो व्हाट आई थॉट कि एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था ये स्टेटमेंट, मैं गैस कर रहा हूँ, थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑप्शंस के थ्रू और लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब क्या हुआ कि आई थॉट कि गांधी जी जो है दांडी वाला जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, उसके बाद गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने गए थे, तो वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें शायद कहा हो। सो आई मार्क्ड सी एंड विच इज़ रॉन्ग, तो इसका आंसर बी है एक्चुअल में। तो ये हमारा एक नेगेटिव हो गया, है ना। काउंट करते जाएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इजी, इसको कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बेसिक बुक में आपको मिल जाएगा। सीधा इसका आंसर मुझे पता था, मैंने लगा दिया, है ना। नेगेटिव गिनेंगे हम, सिर्फ एक नेगेटिव हो चुका है। दूसरा हम देखते हैं, इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं था। हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। इसका कोई आइडिया नहीं था मुझे, स्टिल आई थॉट बी और सी में से कुछ एक होगा, मैंने सी लगाया, विच इज़ रॉन्ग। तो दो नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक है। ये नहीं करने होते हैं, अगर आपके अटैम्प्ट ही बहुत कम हो रहे हैं तो ये सब कुछ करना होता है। थोड़ा बहुत गैस लगाओ, थोड़ा बहुत तुक्के मारने पड़ते हैं, अदरवाइज़ आपके अटैम्प्ट ही 70 रह जाएंगे। और अगर 70 अटैम्प्ट होते हैं तो बहुत ही लो चांसेस हैं कि पेपर निकलेगा। तो इसलिए 80, 85, 90 तक का अटैम्प्ट तो होना चाहिए, इसलिए ये सब करना पड़ता है पेपर में जाके, है ना। थोड़ा बहुत गैस और थोड़े बहुत नेगेटिव हो जाते हैं तो कोई ऐसे खास फ़र्क भी नहीं पड़ता उससे। फोर्थ हम देखते हैं, subsequent to which of the following events Gandhi ji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of regions in his political and social program, है ना। तो ये कब शुरू किया गांधी जी ने? तो हुआ क्या था कि कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश पीएम ने अनाउंस किया था, उसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था और फास्ट रखा था। अब जो फास्ट रखा था तो फास्ट अंटिल डेथ था। तो अंबेडकर जी वहाँ गए थे और अंबेडकर जी और मदन मोहन मालवीय जी के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था। तो उस पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने हरिजन अपलिफ्टमेंट कैंपेन चलाया था। तो ये किसके बाद हुआ था? पूना पैक्ट के बाद। तो ये चीज़ मुझे पता थी, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आंसर करने में, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ वाला देखते हैं। तो ये बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी ऑफ द अबव वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द पोर्टुगीज इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। तो दिस आई न्यू, पपाया, पाइनएप्पल, बट आई वाज नॉट श्योर अबाउट गुआवा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक्जॉटिक फ्रूट्स, है ना, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे। उसमें से पपाया एंड पाइनएप्पल आई न्यू, आई हैव रेड इट समवेयर, बट गुआवा का मुझे नहीं पता था। सो आई थॉट कि ओनली 2 होना चाहिए, एक गलत दिया होगा, लेकिन इसमें ओनली ऑल 3 आंसर है, तो दिस इज अनदर नेगेटिव। तो हमारे 3 नेगेटिव हो चुके हैं, है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स। तो 4 से ज़्यादा टाइम जोन कौन कौन सी कंट्रीज़ में है, ये बताना है। तो अब जब हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो पेपर के टाइम पे आई न्यू दैट ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बिग कॉन्टिनेंट, तो उसमें पक्का होंगे। ब्राज़ील में 4 से ज़्यादा होंगे, 4 या 4 से ज़्यादा, है ना। तो ये दोनों तो मुझे पता था, है ना। ब्राज़ील में 4 से ज़्यादा, इसमें पूछ रहा है मोर देन 4, पर ब्राज़ील में 4 है शायद, है ना, मोर देन 4 नहीं है, तो ये नहीं है। अब क्या है कि आई कुड नॉट थिंक एंड एनालाइज। अब जिन्होंने किया होगा मे बी दे गॉट इट करेक्ट, बट दिस वॉज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, वो सिर्फ एक कंट्री नहीं है ना, बहुत सारे आइलैंड भी आते हैं ऑल अराउंड द ग्लोब। तो इसके जो है टोटल टाइम जोन कितने होते हैं यूके के, यूनाइटेड किंगडम के 9 टाइम जोन है, तो मोर देन 4 है ना।
अब डेनमार्क जो है, डेनमार्क भी कॉलोनाइज़र कंट्री हुआ करती थी, तो कॉलोनाइजर्स के इसके भी जो है अराउंड द ग्लोब आइलैंड्स है, तो उन आइलैंड्स में अलग टाइम जोन है, तो उसकी वजह से इसके 5 टाइम जोन है ना। अब न्यूजीलैंड में हम जाएंगे तो न्यूजीलैंड में भी 5 टाइम जोन है ना। और ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं? ऑस्ट्रेलिया में 9 टाइम जोन है, ठीक है। और इसमें 4 है, तो मोर देन 4 पूछा है, तो ये चारों करेक्ट है। तो इसका आंसर ओनली 4 होगा, 3 नहीं होगा। तो हमारे 4 नेगेटिव हो चुके हैं, 6 में से 4 नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। Anadir in Siberia and Nome in Alaska are a few kilometers from each other, but when people are waking up and getting set for the breakfast in these cities, it would be different days, है ना, अलग अलग दिन होंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो ये जीसी लियोंग की जो बुक है ना, उसमें आपको वो पिक्चर याद आनी चाहिए, तो मुझे वो इमेज पूरी याद थी, है ना। ऐसे आप बनाओगे 180 डिग्री वेस्ट वाली। अब इसमें इधर की साइड क्या आएगा? एशिया वाला पार्ट आएगा, तो यहाँ पे आपका साइबेरियन सिटी आएगी, है ना। और इस लाइन के इधर की साइड कौन सा वाला पार्ट आएगा? इसमें अमेरिका वाला, नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट आएगा। अब अमेरिका वाला पार्ट इधर की साइड आएगा, है ना। तो अब ये तो मुझे याद है कि यहाँ पे थर्सडे, यहाँ पे फ्राइडे, ऐसे उस बुक में दिया हुआ है। तो अब होगा क्या कि एनाडेर में मंडे है, और एनाडेर कहाँ पे है? साइबेरिया में। तो अगर यहाँ पे मंडे है तो यहाँ पे एक दिन पहले होगा, मतलब यहाँ पे संडे होगा। तो अगर यहाँ पे संडे होगा तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। तो ओनली 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया? ये 5th वाला, है ना। 5 गलत हो चुके हैं। अब 8th वाला क्वेश्चन करते हैं। ये मुझे पता था, इसमें कोई गैस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? ये जस्टिस पार्टी एंड ये ऑल द्रविडियन मूवमेंट, ये मैं पढ़ के गया था और ये मेरे नोट्स में है, तो पेरियार इसका आंसर हो जाएगा सीधा। दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में क्या दे रखा है? कंट्री दे रखी है और रिसोर्स रिच, कौन से रिसोर्स में वो कंट्री रिच है ना। तो अब इसमें क्या है? हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज इन द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच? तो बोस्टवाना जो है उसमें डायमंड है, बिल्कुल करेक्ट है। चिली में लिथियम है, बिल्कुल करेक्ट है ना। ट्राइंगल है चिली वाला, अर्जेंटीना वाला, इन सब कंट्रीज़ में जो है लिथियम मिलता है। अब इंडोनेशिया में निकल मिलता है। ये मुझे कंफर्म नहीं था, 2 का मुझे कंफर्म था, तो इसमें 2 मैंने ऑप्शन कैंसिल कर दिए थे। 2 और 3 में से एक होगा, तो आंसर इसका 3 है, 2 नहीं है, तो मेरा नेगेटिव हो गया, मतलब 9 में से 6 नेगेटिव हो चुके हैं। अब इसमें आपको डर लग रहा होगा कि नहीं ख़त्म हो चुका है पेपर, आपके कोई नंबर वंबर नहीं आने वाले, लेकिन बाद में जाके वो कवर अप हो जाता है। तो इनिशियली ऐसे लगना नहीं चाहिए आपको कि सारे गलत हो रहे हैं, क्योंकि पेपर में एक पार्ट ऐसा भी आता है जो बहुत ईजी होता है, वो आपको आगे पता चलेगा, जिसमें सिंपल आपके आंसर्स निकल जाते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चंस भी अगर मैं करेक्ट कर देता तो 120 के आसपास स्कोर हो जाता, बट ज़रूरी थोड़ी नहीं ना है, अपन को तो सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना है ना, टॉप थोड़ी ना करना है प्रीलिम्स में। सो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो अब इसमें दो का मुझे पता था। दिस इज़ अ क्वेश्चन जिसमें यूपीएससी क्या करेगा ना, यूपीएससी मिसमैच करके ऑप्शंस देगा आपको। तो जनरली यूपीएससी क्या करता है कि 2 को ऐसे मिसमैच कर देता है, तो इसमें क्या है, तीनों ही ऐसे आपस में मिसमैच कर रखे हैं, तो कोई सा भी करेक्ट नहीं है। आई थॉट कि ओनली 1 करेक्ट होगा, बाकी 2 मिसमैच होंगे, लेकिन ये भी गलत हो गया हमारा। तो 10 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट इनकरेक्ट हो चुके हैं? 7। ये है आपका ज़्यादा अटैम्प्ट करने का नतीजा। अब देखो, अब इजी क्वेश्चंस आना शुरू होंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा वापस से, है ना। वो थोड़ा ऐसा लग रहा था, जब मैं खुद सॉल्व कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि वेदर आई एम श्योर और नॉट, क्योंकि इसमें 50-50% चांसेस वाले 3-4 क्वेश्चंस लगा दिए, और वो 50-50% चांसेस वाले गलत हो चुके हैं आपके अब, है ना। अगर आप उनको छोड़ देते हो तो आपका अटैम्प्ट कम रह जाता है, तो छोड़ने भी नहीं है, करने भी है, थोड़ा बहुत रिस्क उसमें लेना पड़ेगा। अब 11th वाला क्वेश्चन करते हैं। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन उसका इकोनॉमी का। तो इसमें आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 दे रखा है, रेवेन्यू रिसिप्ट 60,000 दे रखी है करोड़, है ना। गवर्नमेंट बजट बोरोइंग्स दे रखी है 10,000 करोड़, और इंटरेस्ट पेमेंट दे रखी है 6,000 करोड़। तो ये सिंपल से फॉर्मूलेज होते हैं, उनके बेसिस पे ये क्वेश्चन दिया गया है। रेवेन्यू डेफिसिट अगर हमको निकालना है तो एक्सपेंडिचर में से क्या माइनस करना होता है हमको? गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट अगर माइनस कर देते हैं, मतलब 80 के में से 60 के करोड़ माइनस करेंगे तो 20 के करोड़ आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या है कि हमको क्या निकालना है? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू कितना है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 है,
और जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट है, एक तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट आ रही है रेवेन्यू से 60,000 और एक गवर्नमेंट की रिसिप्ट आ रही है बोरोइंग से, दो 10,000। तो हमारा क्या हो जाएगा 80K माइनस 70K करेंगे तो 10K जो है हमारा फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिजिकल डेफिसिट अगर हमारे पास 70K है तो 4,000 अगर उसमें से हम 4,000 करोड़ उसमें से हम माइनस करेंगे तो 6,000 करोड़ उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा 4,000 करोड़, है ना। $70,000 माइनस 66,000 है ना, तो 4,000 आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट 10,000 करोड़ था, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट अगर हम करेंगे तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आएगा। फिजिकल डेफिसिट 10,000 करोड़ है, इसमें से अगर हम 6,000 करोड़ माइनस करेंगे तो 4,000 करोड़ हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। ये हमारा 11th वाला क्वेश्चन था, ये इजी था, ये सॉल्व हो गया था पेपर में। ये सब इजी क्वेश्चन है जब जो आएंगे ना। अब ये मैं रॉन्ग मान रहा हूँ बट दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, है ना। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इज अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर विच विल कनेक्ट इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप बाया ईरान। तो आज से शायद 6-7 साल पहले वो चाबाहार पोर्ट वाला क्वेश्चन आया था कि इंडिया जो है ईरान में इस पोर्ट को डेवलप कर रही है। तो ये जो INSTC है ये ईरान के थ्रू जा रहा है, ये मुझे पता था। बट ये अजरबैजान के थ्रू वो भी जाता है ना। तो इन दोनों में से एक करेक्ट हो सकता है मेरे हिसाब से। मोस्ट कोचिंग्स और आंसर इसका ए ही है ना। बट स्टिल टू बी ऑन द कंजर्वेटिव साइड आई एम टेकिंग द आंसर टू बी ए, है ना। 13 वाला सॉल्व करते हैं। दिस इज़ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो कि मेरा जो है IFS वाला रिजल्ट 19 मई को आया था, तो आई डिड नॉट गेट इनफ टाइम टू रिवाइज। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे पता थे लेकिन रिवीजन ना होने की वजह से शायद इसमें से गलत हो गए थे। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपना ठीक ठाक स्कोर आ रहा है, उससे प्रीलिम्स निकल जाएगा, है ना। तो ये सॉल्व करते हैं। Of the two major ethanol producers in the world, Brazil and the United States of America, the former produces more ethanol than later. तो हमको ये देखना है कि ब्राज़ील और अमेरिका में से कौन इथेनॉल ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। तो इसका आंसर सीधा ये नहीं है, USA जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ब्राज़ील से। अब दूसरा स्टेटमेंट देखना ही नहीं है, इसमें 1 और 2 स्टेटमेंट वाला है। पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नॉट करेक्ट, सेकंड करेक्ट। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 13th क्वेश्चन हो गया। 14th क्वेश्चन ईजी है, ये वाला हमारा हो जाएगा। 14th इज द वर्ल्ड बैंक वार्नड दैट इंडिया वुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर वेट बल्ब टेम्परेचर रूटीनली एक्सीड 35 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव सेड रिपोर्ट। देखो, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए WBT वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखो, इसका सिंपल सा सिग्निफिकेंस होता है कि हम अगर हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर कम है, जैसे 28 डिग्री सेल्सियस है, और हम इवेपोरेटिव कूलिंग करते हैं यानी कूलर्स चलाते हैं, है ना। तो कूलर चला के हम जो है हमारी एयर का टेम्परेचर 29 डिग्री 30 डिग्री इतना ला सकते हैं। तो उससे हमारी कूलिंग हो जाएगी, रूम की ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, और है ना। और आउटसाइड अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर WBT हमारा जो है 35 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, तो आप इवेपोरेटिव कूलिंग करके यानी कूलर चला के 35 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं ला सकते, है ना। तो इवेपोरेटिव कूलिंग होगी नहीं, तो आपके पसीना आएगा, वो सूखेगा ही नहीं इतनी आसानी से, है ना। तो वहाँ पे फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए अगर WBT बहुत ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम वाले स्टेटमेंट इसने दिए गए हैं वो दोनों सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि अगर WBT 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो पेनिनसुलर इंडिया will most likely suffer from flooding, tropical cyclones and droughts. The survival of animals including humans will be affected as shedding of their body heat through perspiration becomes difficult, है ना। तो perspiration से जो है उनकी हीट की शेडिंग नहीं हो पाएगी। तो इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं ना। 15 वाले क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा कन्फ्यूजन की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। देखो, स्टार्टिंग में जब मैंने पहले गो में पेपर सॉल्व किया था तो उसमें मैंने ए लगाया था। बट मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लेता हूँ, उसमें मार्क कर लेता हूँ जो मुझे लगता है, फिर मैं सेकंड गो में जाता हूँ ना, तब मैं बबल्स फिल करना शुरू करता हूँ। तो बबल्स फिल करते टाइम मैंने इसमें डी लगा दिया, जो कि गलत है। देखो, अब इसमें क्या है कि फिजिकल डेफिसिट दे रखा है 50,000 करोड़, 10,000 करोड़ की नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स मिल गई है हमको,
द कंट्री की इंटरेस्ट लाइबिलिटी 1500 करोड़ रुपए। तो देखो हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है, हमारा जो बजट है, उसमें ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में कोई अंतर नहीं है ना। प्रैक्टिकली ये दोनों चीज़ सेम है। तो अगर आप ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट निकालोगे तो वो एक तरीके से प्राइमरी डेफिसिट ही आप निकाल रहे हो। तो वो प्राइमरी डेफिसिट कितना हो जाता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिजिकल डेफिसिट इतना है 50,000 करोड़, और ये है हमारा 1,000 करोड़, है ना, 1,500 करोड़, 1500 करोड़। और ये तो ये इसका हो जाएगा 48,500, तो 48,500 करोड़। तो ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट आएगा। तो आंसर ए ही था, मैंने गलत कर दिया, तो दिस वाज बैड लक, है ना। ज़्यादा दिमाग लगाते हो तो आपका गलत हो जाता है फिर। अब बहुत ईजी क्वेश्चंस आना शुरू होंगे। देखो 16th वाले क्वेश्चन में आपको चारों स्टेटमेंट पढ़ने ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ने हैं? तो हम 15th फाइनेंस कमीशन को बहुत बार न्यूज़ में रहता है, करंट मैगजीन्स में आपको मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा कि ये 41% है, ये 45% है ही नहीं। तो थोड़ा बहुत डेटा अब जो है यूपीएससी पूछने लगा है, तो उस डेटा के बेसिस पे आपके आंसर्स होंगे। तो आपको याद होना चाहिए था कि ये 41% वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है। पहले 42 था, फिर JNK बना, उसके बाद एक कम होकर 41% हो गया। तो 15th फाइनेंस कमीशन में वर्टिकल डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस जो है वो 41% दिया था, 45% नहीं दिया था। अब जैसे आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है, आप फटाफट लगा देते हो कि इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 17th वाला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इट प्रोवाइड लोन गारंटीज टू द मिडिल इनकम कंट्रीज, बिल्कुल सही है ना। इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। अब ये सिंगल हैंडेडली क्या होता है भाई, है ना। और भी तो ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी रिडक्शन के लिए काम कर रही है ना। UN की ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक खुद काम, वर्ल्ड बैंक का ये पार्ट है, लेकिन पॉवर्टी रिडक्शन के लिए जैसे UNDP काम कर रहा है ना, और भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो सिंगल हैंडेडली का कोई मतलब नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो हमारा सी का आंसर हो जाएगा। अब हम 18th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 18th वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी था इकोनॉमी का। अगर आप रिवाइज करके जाते, मैं रिवाइज करके जाता अच्छे से 4-5 रिवीजन, तो ये हो जाता। बट आई हैड अ पॉजिटिव ऑफ टाइम, मुझे कम टाइम था मेरे पास, बट स्टिल देखो कैसे अटैम्प्ट करना था। RTGS नेफ्ट, अगर फुल फॉर्म भी पता होती ना तो भी हो जाता है। ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, नेफ्ट की फुल फॉर्म। तो RTGS जो है इंस्टेंटेनियस होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, मैंने इसको गलत कर दिया था, उसकी वजह से मेरा नेगेटिव हो गया ये, है ना। तो पहला स्टेटमेंट इसमें सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इन RTGS द कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्स ट्रांजेक्शन वाइल दैट इज़ नॉट फॉर द नेफ्ट। तो चार्ज तो कुछ नहीं लगता है, कितना न्यूज़ में रहता है RBI ने दोनों पे चार्जेस अब हटा दिए हैं, फ्री कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड गलत है, तो B नहीं हो सकता है। फर्स्ट सही है तो D नहीं हो सकता है, 1 और C में से आंसर होगा। तो ऑपरेटिंग आवर्स फॉर RTGS आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सेवरल सर्टेन डेज वाइल दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर नेफ्ट। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इसका आंसर A ही होगा, क्योंकि अब जो है 24/7 चलते हैं ऑनलाइन दोनों। तो इतना भी अगर मुझे पता होता ना तो भी ये दिस इज़ माई मिस्टेक, ये वाला तो 100% करेक्ट होना चाहिए था। अब आपको बहुत ही काम रह के वहाँ सोचना पड़ेगा ये सब चीज़ें, तब जाके क्वेश्चंस होंगे सॉल्व। थोड़ा बहुत लक भी काम करना चाहिए, और थोड़ा बहुत बैड लक भी हो जाता है पेपर में ना। आप ज़्यादा सोचते हो वो बहुत ख़तरनाक है इस पेपर में, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपको आती है उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, लेकिन ज़्यादा सोचने की वजह से वो ख़राब हो गया। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। अब देखो UAE, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर एंड बांग्लादेश। हाउ मेनी कंट्रीज अमंग द अबव आर देयर अदर देन इंडिया वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड यूजिंग UPI। तो ये तो रट के जाना था, ये बार बार हर मैगजीन में बार बार ये रिपीट हो रहा था, और मुझे रटा भी हुआ था, है ना। तो आई वॉज श्योर कि जर्मनी इसका आंसर नहीं है, फ्रांस, UAE और सिंगापुर, इन तीनों में तो हो चुका है ना। तो सिंगापुर के साथ तो UPI पे नाउ लिंकेज नाम था, और फ्रांस और UAE के साथ भी ये हो चुका है। बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट बांग्लादेश की। मैंने कहा बांग्लादेश एक नेबरिंग कंट्री है और वहाँ से बहुत सारे लोग इधर उधर आते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, तो मे भी वहाँ होगा। अब तुमने ज़्यादा दिमाग लगा दिया, तुमने ओनली 4 लगा दिया, तुम्हारा आंसर गलत हो गया, क्योंकि इसका आंसर ओनली 3 था, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो सही होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, है ना। तो ये स्कीम है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो इसके बारे में पूछना बहुत ही नॉर्मल बात थी, है ना, क्योंकि ये IFS में भी पूछी थी। IFS का जो मेंस हुआ था ना, उसमें इस स्कीम के बारे में पूछा था उन्होंने, इसके फीचर्स, और मेंस हुआ था दिसंबर में।
2024 के दिसंबर में। तो इसमें क्वेश्चन आया, इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स इन द रेजिडेंशियल सेक्टर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सोलर रूफ सिस्टम एट ग्रास रूट लेवल। इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते। देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उसके बाद ये, इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर, है ना। एग्जैजरेटिंगली ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि बहन चुप 15 लाख लोगों को स्किल्ड मैन पावर देंगे, है ना। तो 15 लाख लोगों को नहीं दे रहे हैं, तो 3 लाख लोग है, रीजनेबली गुड नंबर है, इतने वो स्किल कैपेसिटी बिल्डिंग में दे देंगे। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सम रेयर एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज़। फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि आप जो एलिमेंट है उस पर इलेक्ट्रॉन गन का बम्बार्डमेंट करते हैं तो उसमें लाइट एल्यूमिनेशन होता है ना। तो वो लाइट एल्यूमिनेशन की फ्रीक्वेंसीज़ को हम कंट्रोल करके जो है पिक्चर उस स्क्रीन पे आती है। तो ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है, और दूसरा वाला जो है फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो 21 वाले का आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। अब हम 22 वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इसमें मुझे गलत स्टेटमेंट देखना है ना। सबसे पहले तो ये पढ़ लिया कि रॉन्ग स्टेटमेंट देखना। अब रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है तो मुझे ये पता है कि क्वेश्चन नंबर ये थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मैंने RFID की जो एप्लीकेशन थी वो देखी थी, उसमें ट्रैक पे RFID टैग वो फिट करते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर 3 करेक्ट है तो 1 और 2 पक्का इनकरेक्ट है ना। तो इसका आंसर हो गया सिंपल। तो आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक स्टेटमेंट पता है तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, बाकी 2 स्टेटमेंट देखने ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 अगर हम देखेंगे तो ये मैंने नेगेटिव लिया हुआ है, लेकिन मोस्ट कोचिंग्स ने इसका आंसर सी ही दिया है। तो अगेन आई एम ऑन द कंजर्वेटिव साइड, है ना। तो कंजर्वेटिव साइड चल के हमारे जब 93 बन रहे हैं, तो वैसे अगर 97 98 बन रहे हैं, बट 93 बन रहे हैं, ये सब क्वेश्चन मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ, बट इसका आंसर सी ही होना चाहिए। 99% चांसेस इसके, इसका आंसर सी होगा। क्यों? हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशंस गिवन अबव एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। तो इन तीनों में से कौन कौन सी ये तीनों माइक्रोग्रेविटी रिसर्च करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखो एक्सियम 4 और गगनयान ये दोनों करते हैं। स्पेडएक्स जो मिशन हुआ था वो डॉकिंग वाला हुआ था, डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो शायद इसरो ने किया था। तो दिस ऑल्सो सपोर्ट्स माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। तो आंसर तो इसका सी ही होगा, लेकिन 1 and 3 ओनली 2 भी ChatGPT ने बताया था, इसलिए आई एम लाइक कि बी भी हो सकता है। तो मैंने इतनी रिसर्च करी नहीं है, लेकिन आंसर का सी होगा, है ना, बाद में मैंने देखा था। तो 23 का आंसर सी है, एंड दिस इज़ करेक्ट। मैंने एग्जाम में सही किया है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडिया डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स में हमको क्या मैचिंग करनी है? एयरक्राफ्ट का टाइप और उसके डिस्क्रिप्शन। तो डॉर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये बिल्कुल सही है, ये देखा था, ये न्यूज़ में भी रहता है। अब सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट क्या है, वो बहुत कम होते हैं, और उनके नाम अभी जब वॉर हुआ था सबने सुन लिए ऑलमोस्ट, कि चाइना के पास कौन सा है, USA के पास कौन सा है, रशिया के पास कौन सा है, इंडिया के पास कौन सा है। मैंने कहीं IL-76 का नाम नहीं सुना। तो दिस इज़ नॉट ए सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो इसका ये तो ऑप्शन नहीं है। ये बहुत न्यूज़ में रहता है, ये हमको दिखता है CL-17 ग्लोब मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, तो इसका आंसर ओनली 2 है। तो ये मैंने ऐसे ही सोचा था कि भाई सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जितने मुझे पता है, जितने मैंने सुने, उनमें IL-76 कोई नाम नहीं है, तो ओनली 2 इसका आंसर होगा। ये पता था। दिस इज़ वेरी बार बार जब भी अक्टूबर नवंबर आता है तो आर्टिफिशियल रेन की बात होती है। उस आर्टिफिशियल रेन की बात में सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड की बात होती है कि इन दोनों को यूज़ करके हम आर्टिफिशियल रेन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर ए करेक्ट है 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये मैंने गलत कर दिया। अगर पॉलिटी के रिविजन्स अच्छे होते और थोड़ा सा भी अगर आप एग्जाम में बैठ के बहुत अच्छे से सोचते तो ये क्वेश्चन भी करेक्ट हो सकता था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड to pardoning power of the President of India. The exercise of this power by President can be subjected to limited judicial review. तो 2-3 ऐसे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जिसमें ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो जुडिशियल रिव्यू से लिमिटेड होती है, ठीक है। केसेस मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से 2 केसेस हैं जिनसे
तो एक तो है केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 में, और उपुरु सुधाकर केस 2006 का। इन दोनों केसेस में ये बोला है कि प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72 इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट होती है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब या तो विद होगा या विदाउट होगा, है ना। अब क्या है कि बिना कैबिनेट मिनिस्टर्स की एडवाइस के, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस के प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर नहीं यूज़ कर सकता। तो ये फैक्ट है जो आप पॉलिटी पढ़ते हो तो आपको याद रहना चाहिए, है ना। आप टेस्ट लगवाओगे तो आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी कहीं पे। तो आई वॉज नॉट श्योर अबाउट, आई थॉट कि कर लेते होंगे, सो मैंने सी लगाया था, बट दिस इज़ इनकरेक्ट। तो ये हमारा नेगेटिव हो चुका है। अब ये जो बड़े बड़े स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, ये बहुत ईजी है। इसमें आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, है ना। तो अब आपको जो स्टेटमेंट देखना है वो ये है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज हर पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। व्हाट, पॉलिटिकल पार्टी से क्यों रिज़ाइन करेगा? ओम बिरला जी स्पीकर है और बीजेपी में, है ना, सिंपल सी बात है। सेकंड अगर इनकरेक्ट है तो हमारा आंसर 1 और 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं। ये भी मैंने ज़बरदस्ती गलत कर दिया, है ना, वरना ये क्वेश्चन भी करेक्ट होना चाहिए। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, द प्रेसिडेंट डिसीजन, नहीं, है ना, लोकसभा स्पीकर और चेयरमैन इनका डिसीजन मैटर करता है। बहुत ये न्यूज़ में रहता है, ये आप गलत नहीं कर सकते ये स्टेटमेंट। अब क्या है, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी मेंशन है ना। मुझे लगा कि यार मे भी नहीं होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट दिस इज ये वाला सेकंड स्टेटमेंट सही है, बट इसका आंसर डी है ना। तो ये हमारा नेगेटिव हो चुका है। ये वाले क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप के। अगर पॉलिटी से और इकोनॉमी से और इस टाइप की चीज़ दे दिए ना, तो क्योंकि ये रिलेट तो करेंगे नहीं कि ये इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो इसका आंसर एक स्टेटमेंट वो गलत डालते हैं, एक सही डालते हैं। आपको सिर्फ गलत स्टेटमेंट देखना है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस टाइप का जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देते हैं। सो इसमें क्या है, इन इंडिया द स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स इवन दो सच मिनरल्स आर लोकेटेड इन देयर टेरिटरीज। ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर होती है ना। दोनों पावर शेयर करते हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो मैं दूसरा स्टेटमेंट पढ़ी हुई क्यों? एग्जाम के टाइम पे क्या होता है ना कि टाइम लिमिटेड होता है, गोले भी भरने होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट अगर गलत है तो दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो सीधा डी लगाओ, आगे निकलो, है ना, फटाफट। 30 वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इनेक्टेड नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ये जो नेचर रिस्टोरेशन लॉ है ये यूरोपियन यूनियन का है। आई हैव रेड इट इन करंट अफेयर्स मैगजीन। ठीक है, तो ये मुझे याद था, इसलिए इसका आंसर ए होगा। तो ये मैंने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सी, आई न्यू इट कि ये यूरोपियन यूनियन का है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम पार्ट 2 में करेंगे, है ना। बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे। मैं एक टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें आपको PDFs मिल जाएंगी इन सब की, है ना। तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।